हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट है या फिर रिटन इंस्ट्रूमेंट है। ये एक लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि को या तो स्वयं या उसकी आज्ञानुसार किसी निश्चित व्यक्ति को विनिमय पत्र के धारक को मांगने पर या एक निश्चित अवधि के बाद दे दें, ठीक है। यानी कि इसमें ये जो एक तरीके से जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? बिटवीन टू पर्सन्स के बीच में, ठीक है। और अगर कैश बेसिस है, अगर कैश बेसिस पर सेल किया जाए तब तो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उधार कोई चीज़ बेचें तो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखा होता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अमाउंट देना है, ठीक है। तो इसमें जो पार्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं पार्टीज़? एक तो ड्रॉअर होता है। ड्रॉअर कौन होता है? जो सेलर होता है, ठीक है, जो बिल लिखता है, राइट। उसके हस्ताक्षर होते हैं उस पर। एक होता है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? स्वीकर्ता, यानी कि परचेज़र। जो परचेज़ कर रहा है वो स्वीकार करेगा कि हाँ मैंने आपको इतने का बिल देना है, ठीक है। प्राप्तकर्ता कौन होता है? पे। तो पे कौन होता है? यदि अगर जो पेमेंट रिसीव करता है, ठीक है। तो अगर ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास ही रखता है, यानी कि थर्ड पार्टी को नहीं देता है, तो जो हमारा ड्रॉअर है वही पे भी होगा, ठीक है। तो ये सारी जो थ्योरी है, मीनिंग है, परिभाषा है, इसकी विशेषताएं हैं तुम्हारी बुक में, और इसकी पार्टीज़ 3 हो गई। ये सब तुमने याद करना है, ठीक है। इसके लाभ याद करने हैं। और उसके बाद आ जाता है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये भी प्रतिज्ञा पत्र होता है और ये मिलता जुलता होता है बिल ऑफ एक्सचेंज से, ठीक है। यानी कि कई बार माल का क्रेता, यानी जो परचेज़ करने वाला है, स्वयं एक नोट लिखता है और हस्ताक्षर करता है और इसे माल के विक्रेता को दे देता है। इसे प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो रकम चुकाने की प्रतिज्ञा कर रहा होता है कि मैं फलानी डेट को इतनी रकम चुका दूँगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें फिर प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये तुमने करना है। प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष, ये सारे तुम्हारी बुक में जो थ्योरी है तुमने ये करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस है, ये याद करना है, ठीक है। अब आ जाता है भुगतान की तिथि, यानी कि डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी या जो ड्यू डेट्स होते हैं, हम कैसे निकालते हैं किसी बिल के? तो इसमें ड्यू डेट फॉर पेमेंट होती है, ठीक है। यानी कि जब इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला सा टाइप होता है कि एक्सपायरी डेट ऑफ पीरियड, यानी कि अगर उसने 3 महीने का टाइम दिया है तो वो जो 3 महीने जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं वो पीरियड प्लस 3 डेज़ ग्रेस के। ग्रेस मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी पीरियड होता है उसमें 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यदि ड्यू डेट पर कोई 26 जनवरी पड़ जाता है, कोई 15 अगस्त आ जाता है, 2 अक्टूबर आ जाता है, तो जो भी ड्यू डेट बनेगी उसमें एक दिन पहले मानी जाएगी ड्यू डेट। अगर उस ड्यू डेट पे ये छुट्टी आ जाती है तो एक दिन पहले ड्यू डेट मानी जाएगी, ठीक है। और अगर आपातकालीन छुट्टी हो जाती है, आपातकालीन मतलब जैसे सडनली गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर कर दिया छुट्टी पे, कोई किसी की डेथ हो जाती है किसी मिनिस्टर की और छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर एक दिन बाद, ठीक है ना। तो ड्यू डेट कौन सी होगी? मैच्योरिटी की। अगर उसी डेट पर ही ऐसा कुछ हो जाता है जिस डेट पर आपका बिल मैच्योर होने वाला था प्लस 3 डेज़ ग्रेस के उस दिन होने वाले थे, जिस दिन अचानक छुट्टी हो जाती है डिक्लेयर, तो फिर एक दिन बाद की डेट होगी, ठीक है। अब डेट निकालनी कैसे है? सपोज़ कि 5 मार्च को एक बिल लिखा गया, एक्सेप्ट किया गया और पेबल है 30 दिन के बाद, ठीक है। जैसे मैंने एक ये लिखा है कि एक बिल है जो ड्रॉन भी हुआ और एक्सेप्टेड हुआ ऑन 5 मार्च को, ठीक है। इस पेबल आफ्टर 30 डेज़। तो 30 डेज़ प्लस 3 33 हो गए, क्योंकि 30 दिन तो वो कह ही रहा है और 3 दिन हमें ग्रेस के देने हैं। तो 5 मार्च से 31 मार्च, पहले तो हम महीना पूरा करेंगे, 5 मार्च से 31 मार्च,
दिन हो गए हमने, क्योंकि ऊपर हमें डेज दिए हैं तो हमें डेज ही निकालने हैं। 5 मार्च से 31 मार्च कितने हो गए? 26 डेज़। इसको 30 करने के लिए हमें 4 डेज़ और लगाने पड़ेंगे, यानी कि 4 अप्रैल तक हुआ। 31 के बाद 1 2 3, ठीक है ना, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 डेज़ हमने ले लिए 4 अप्रैल के। और उसके बाद 3 डेज़ ग्रेस पीरियड के, तो हमारे पास जो डेट बनी, ड्यू डेट 7 अप्रैल को बनी, ठीक है। और अगर 7 अप्रैल को ही अचानक कोई छुट्टी आ जाती है तो इसकी डेट क्या हो जाएगी? 8 अप्रैल, ठीक है। या कोई 15 अगस्त आ जाता है तो इसकी डेट क्या बन जाएगी? 6 अप्रैल, एक दिन पहले, ठीक है। और अगर उसमें लिखा हो क्वेश्चन में कि आफ्टर 1 मंथ, यानी कि अगर 5 मार्च डेट दी गई है और ये बोला कि ये जो पेबल है बिल 1 महीने के बाद होगा, तो 1 महीना जब वर्ड आ गया, मंथ जब आ गया, तो हमने सीधा सीधा 5 मार्च से 5 अप्रैल तक इसको जंप लगा देना है। तो 5 अप्रैल सीधा सीधा ले लिया, प्लस 3 डेज़ ग्रेस पीरियड के, तो क्या बन गया? ड्यू डेट क्या बन गई? 8 अप्रैल, ठीक है। ऐसे ही 3 मंथ और 20 दिन भी आ सकते हैं कि जो बिल है वो 3 मंथ और 20 दिन के बाद ड्यू होगा। तो 5 मार्च से 5 जून 3 मंथ्स हो गए, प्लस 20 डेज़ ये वाले, और प्लस 3 डेज़ जो हम ग्रेस पीरियड के देते हैं, तो क्या बन गए हमारे? 28 जून। तो आपने ये डेज़ निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एंट्रीज़ करेंगे तो ये जो बिल ऑफ मेच्योरिटी की डेट है ये हमें ठीक लिखनी पड़ेगी उसमें, जर्नल में, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 1, जिसमें ड्यू डेट्स निकाली हुई हैं, तो तुमने इसी हिसाब से ड्यू डेट्स निकाल कर देखनी है इलस्ट्रेशन 1 में। इलस्ट्रेशन 2 में भी ड्यू डेट्स है, ये भी तुमने निकाल कर देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लेना। और इसके साथ साथ नीचे थ्योरी भी दे रखी है, ये भी तुमने पढ़नी है, ठीक है। पहले तुमने सिर्फ ये ड्यू डेट्स वाला करना है, फिर मैं तुम्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसका बताऊँगी।